Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे बुकर प्राइज़ को लेकर। देखिए, आयरिश ऑथर जिनका नाम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, पॉल लिंच, इनकी नोवेल है प्रॉफिट सॉन्ग, इसको मिल चुका है 2023 के लिए बुकर प्राइज़। जब हम 2023 की यहाँ पर बात कर रहे हैं बुकर प्राइज़ के बारे में, तो आप याद रखेंगे ये जो प्रॉफिट सॉन्ग है ये एक डिस्टोपियन नैरेटिव बता रही है, एक विजन प्रेजेंट कर रही है आयरलैंड का जब वो टोटलिटेरियन रूल के अंदर था। ओके, आगे अगर हम बात करें तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि अगर 2023 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है तो 2022 भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2022 के अगर बुकर प्राइज़ के बारे में बात करें तो ये मिला था श्रीलंकन ऑथर, आई गेस आप सभी को नाम याद होगा, शेषान करुणातिलका। इनकी बुक थी जिसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीरिया, इसको मिला था 2022 का बुकर प्राइज़। चलिए आगे बात कर लेते हैं बुकर प्राइज़ से रिलेटेड और बाकी डिटेल्स की। देखिए, बुकर प्राइज़ की बात करें तो आज की डेट में इसे ऑफिशियली जो नाम दिया जाता है, इट इज़ द बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन। ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस लिटरली अवार्ड माना जाता है दुनिया भर में। अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1968 में, ठीक है, बुकर मैककॉनेल प्राइज़ यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, जिसको स्पॉन्सर करता है ब्रिटिश फूड होलसेलर बुकर मैककॉनेल। ये जो प्राइज़ है इसका मुख्य उद्देश्य है उन सारे नोवेल्स को जिनको यहाँ पर अंग्रेज़ी में लिखा जा रहा है, ठीक है, और जिनको यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में पब्लिश किया जा रहा है, उनको रिकॉग्निशन देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये ओपन अवार्ड है, जिसको किसी भी नोवेल जिसको यहाँ पर इंग्लिश में लिखा जा रहा है और पब्लिश किया जा रहा है आइदर इन यूके और आयरलैंड, यहाँ पर इस अवार्ड को दिया जाता था। इनिशियली अगर हम बात करें तो केवल और केवल उन ऑथर्स को ये अवार्ड दिया जाता था जो कि कॉमनवेल्थ, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और जिम्बाब्वे से बिलोंग करते थे, बट बाद में इसको चेंज कर दिया गया और केवल अब इसका दायरा सीमित कर दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज नोवेल्स के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया 2022 के लिए, 2023 के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। इसी के अलावा कई बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि बुकर प्राइज़ फॉर इंटरनेशनल फ़िक्शन, तो आप याद रखेंगे इसको 2020 में लॉन्च किया गया था और ये उन सारी नॉवेल्स के लिए है जिनको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, ताकि इनके ऑथर्स, इनके वर्क को भी और ट्रांसलेटर को भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया जा सके। सो दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। जब हम इंटरनेशनल फ़िक्शन की बात करते हैं तब ये ऐसे सारे नॉवेल्स जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है उसके लिए है, लेकिन जब हम बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन की बात करते हैं तो इट इज़ ओनली रिलेटेड विद द इंग्लिश नॉवेल्स। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं ग्रोइंग मोर फ्रॉम लेस। देखिए, बात हम यहाँ पर करने वाले हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक जिनको हम जानते हैं नॉर्मन बोरलॉग की, और वहीं हम बात करेंगे एग्रीकल्चर और फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर। देखिए, जब हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में बात करते हैं तो यहाँ पर 4 जो फैक्टर्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से। सबसे पहले आप याद रखेंगे विच इज़ दी फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्हें हम बोलते हैं। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? हमेशा याद रखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कंपनीज़ के लिए होता है वो अलग होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर फार्म के हिसाब से बात करेंगे सो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। सबसे पहले आपको देखने मिल जाएगा लैंड, नेक्स्ट विल बी द वाटर, नेक्स्ट आपको देखने मिल जाएगा लेबर, और लास्टली हमें देखने मिल जाएगा एनर्जी। ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। फार्मर्स की बात करें तो वो इन चारों फैक्टर्स का यूज़ करते हैं, इनपुट लगाते हैं और क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं फॉर अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो आउटपुट होता है इसको डिटरमाइन किया जाता है, कितना इनपुट हमने लगाया था और कितनी क्वांटिटी हमें मिली है, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर एक ग्रोथ देखने की कोशिश करते हैं।
बात करें अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के शुरुआती दौर में या ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के पहले की कंडीशन के बारे में, तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है ये प्राइमरी लिमिटेड थे हमारे केवल क्वालिटी ऑफ लैंड पर, कि कितनी क्वालिटी ऑफ लैंड हमारे पास अवेलेबल है फॉर द कल्टीवेशन। इंडियन फार्म सेक्टर्स की बात करें तो नीति आयोग के हिसाब से एक पेपर यहाँ पर पब्लिश किया गया था बाय दी रमेश चंद्र और जसपाल सिंह जी के द्वारा, जिन्होंने बताया कि 2.8% का एक एवरेज इंक्रीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अगर हम 1950 से लेके 62 तक की बात करें, यहाँ पर लैंड यहाँ पर एक्सपांड हुआ है। कंट्री का जो नेट सोन एरिया है वो 118.75 लाख से लेकर 135.40 लाख हेक्टेयर तक इंक्रीज हुआ है। एग्रीकल्चरल लैंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये फंक्शन है सॉइल फर्टिलिटी का, वाटर अवेलेबिलिटी का, और स्पेशली अगर आप बात करेंगे तो एलुवियल सॉइल का, जो कि हमें यूजुअली इंडो गंगेटिक प्लेन्स में, कृष्णा कावेरी गोदावरी महानदी डेल्टाज में, ईस्टर्न कोस्ट में सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल देखने के लिए मिल जाती है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें देखने मिला है काली मृदा, ब्लैक मिट्टी के द्वारा, जिसको हम कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें डेक्कन में, मालवा में और सौराष्ट्र के पठार में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यील्ड पर क्रॉप एकर देन दी लैंड विद रेड ब्राउन लेटराइट माउंटेन डेजर्ट सॉइल से आपको ज़्यादा देखने मिलेगी। सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझिए, देखिए पहला फैक्टर तो हो गया आपके पास लैंड, दूसरे फैक्टर की हम जब बात कर रहे हैं तो ये है वाटर। द मोर द वाटर अवेलेबल उतना ही ज़्यादा हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर पाएंगे। अब देखिए अगर हम लेबर और एनर्जी की यहाँ पर बात करें तो ठीक है, चलिए वाटर अवेलेबिलिटी की हमने बात कर ली कि हम रेनफॉल पर भी डिपेंडेंट हैं, हम रिवर्स पर भी डिपेंडेंट हैं, हम टैंक्स, पॉन्ड और सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंडेंट है। इसीलिए आप देखिए दुनिया की किसी भी पुरानी सभ्यता को उठा के देख लीजिए, वो हमेशा आपको वाटर बॉडीज़ के पास देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि एक सस्टेनेबल वाइब्रेंट एग्रीकल्चर यहाँ पर किया जा सकता है। लास्ट दो फैक्टर्स के बारे में हम बात करें जो कि हमारे हैं लेबर और एनर्जी। अब लेबर और एनर्जी में क्या कॉन्टेक्स्ट होता है, अगर हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करें तो मोर फार्म हैंड्स और बुलक्स की यहाँ पर आवश्यकता होती थी, ठीक है, बिफोर अराइवल ऑफ द ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर। आज की डेट में हम बात करें तो इनकी जगह ले ली है इलेक्ट्रिक या फिर डीजल इंजन्स ने। ट्यूबवेल्स हमें यहाँ पर देखने मिले हैं जो कि इलेक्ट्रिकली ड्रिवन हो गए हैं। मेन एनर्जी सोर्स की अगर हम बात करें जो कि बुलॉक्स हुआ करते थे, आज की डेट में आप देखें तो यहाँ पर बुलॉक्स की जगह मशीन्स का यूज़ किया जाने लगा है। पर्शियन व्हील्स की जगह आज की डेट में हम इलेक्ट्रिकली जनरेटेड ट्यूबवेल्स का सहारा ले रहे हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जस्ट एज दी फॉलोइंग 4 फैक्टर्स, यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि काम करता है, विच इज़ दी टेक्नोलॉजी। आप देखिए इसको 4th फैक्टर बोलना कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को आसान कर दिया है। परिणाम स्वरूप 4 फैक्टर्स में ये 4+1 का रोल प्ले कर देती है कि 4 फैक्टर्स की चारों चीज़ों को डबल या ट्रिपल फॉर्म में आप देखेंगे हमारे पास आता है। लाइक हम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर कर पा रहे हैं, ठीक है, हमें लेबर्स की कम से कम आवश्यकता पड़ती है। अगर फील्ड्स की बात करें तो इनको भी आसानी से प्लग किया जा सकता है। तो ये चारों के 4 सेक्टर देखिए, चाहे क्रॉप न्यूट्रिशन की बात कर लें, उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर लें, ये कहीं ना कहीं जो 4th एस्पेक्ट है विच इज़ द टेक्नोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है आप देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाने लगा। किसकी मदद से इस्तेमाल किया जा रहा है? टेक्नोलॉजी की मदद से इस्तेमाल किया गया। जहाँ पर हम जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो हाई यील्ड वीट और राइस वैरायटी के बिना ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था ये फेल हो जाता। इसी में अगर आप देखेंगे तो चारों के चारों फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसी का रिज़ल्ट है कि इंडिया का जो सोन एरिया है ये पिछले 50 दशकों में टेक्नोलॉजी की मदद से देखिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है।
क्यों? क्योंकि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का उपयोग कर पा रहे हैं, हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हम वाटर का अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट देखिए बेटर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की कंडीशन क्रिएट कर पा रहे हैं। हम सॉइल की हेल्थ यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उसमें किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ लाने की ज़रूरत है। अलॉन्ग विद दैट हम ऐसी क्रॉप्स को भी ला रहे हैं जो डिजीज़ से रेजिस्टेंट होती हैं, ड्रॉट टॉलरेंस की क्षमता जिनके अंदर होती है, न्यूट्रिशन जिनके अंदर भर भर के होते हैं। और ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। जैसे ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो फार्मर्स मैन्यूर को मिक्स करता था डंग, यूरिन, फार्म रेसिड्यू से, जो कि क्रूशियल होते थे प्लांट ग्रोथ के लिए, जिसके अंदर 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस एंड 0.5% पोटेशियम एवरेज हमें देखने के लिए मिलेगा। रिवॉल्यूशन क्या हुआ है? हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए, NPK। ठीक है, आपको पता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाते हैं। वहीं हमने यूरिया, अमोनिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का केमिकली कंपोनेंट यहाँ पर दे दिए। एक सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है ताकि वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्स हमें देखने के लिए मिल सके। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडीज़ भी दे रही है। सो आप टेक्नोलॉजी की मदद देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और कुछ पॉइंट्स पे अगर हम चर्चा करें तो देखिए जो पेस्ट हैं और डिसीजेज हैं जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, वीड वायरसेस, इन सभी को यहाँ पर कम करने में मदद मिल रही है। अलॉन्ग विद दैट एक प्रैक्टिस जो हमारी है कि भाई पहले मजदूर खेती करेंगे, मिक्स करेंगे सॉइल को, पल्वराइज करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर काम किया जाएगा। फार्मर्स का जो हैंड मैनुअल यहाँ पर काम था ये कम होकर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है किसके पास? हमारी मशीनों के पास। और यही कारण है कि डोमिनेंस हमें देखने मिल रहा है टेक्नोलॉजी का। अगर आप देखेंगे 2005-06 से लेके आज की डेट में तो 3.7% से भी ज़्यादा डोमिनेंट सेक्टर टेक्नोलॉजी का यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो आज की डेट में इंडिया 160 मिलियन हेक्टेयर के एरेबल लैंड पर यहाँ पर खेती करता है, जो कि दुनिया में सेकंड है US के बाद। ठीक है, वहीं अगर हम GDP में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 17% का कंट्रीब्यूशन हमें देखने मिलता है, जिसके अंदर हमारे शुगर, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग्स और स्पाइसेस भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। अगर आप इस पूरे सेक्शन का डिस्कशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राउज एकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट rawsacademy.in को भी विज़िट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। द चैलेंज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन ग्लोबल साउथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें, GS पेपर 3 की बात करें तो आर्टिकल अपने आप में एक कंप्लीट आर्टिकल है, एक फुलफिल अप्रोच हमें यहाँ पर प्रोवाइड करता है। देखिए, चार्ल्स डार्विन का एक पर्सपेक्टिव था कि सर्वाइवल डिपेंड करता है आपकी अडेप्टेबिलिटी पे। जैसे जैसे भाई वही सर्वाइव करेगा जो अडेप्ट कर लेगा, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की जा रही है। यहीं पर अगर हम देखेंगे मैरीटाइम डोमेन को तो किस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है। मैरीटाइम डोमेन में आज की डेट में देखिए एनवायरनमेंट के साथ साथ सर्वाइवल कंडीशन भी चेंज होती जा रही हैं। बहुत सारे पैराडिम्स यहाँ पर चेंज हुए हैं, अलग अलग आपको लोगों का रोल देखने के लिए मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो इंडिया में या फिर पूरे ग्लोबल साउथ की बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है। लाइक यूक्रेन का देख लीजिए आप, यूक्रेन ने यूज़ किया था असिमेट्रिकल टैक्टिक्स इन ब्लैक सी एंड चाइना डिप्लॉयमेंट ऑफ द मैरीटाइम मिलिटेंट्स इन द साउथ चाइना सी। सो इस तरीके के आप देखेंगे ग्रे जोन वॉरफेयर, लैंड अटैक्स, मिसाइल, कॉम्बैट ड्रोन्स जैसी चीज़ें यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे ही ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं, इसके अलावा एक नया थ्रेट लगातार बढ़ता जा रहा है विच इज़ द मैरीटाइम सिक्योरिटी। एक अनकन्वेंशनल चैलेंज है, इलीगल फिशिंग बढ़ती जा रही है, नेचुरल डिसीजेज हमें देखने मिल रही हैं, मरीन पॉल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ से हो रही है। रिजल्ट एक सस्टेनेबल कमिटमेंट की आवश्यकता है जिसके थ्रू ग्लोबल साउथ के प्रोस्पेक्टिव से, जब हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं तो हमारा लिटरल मतलब है एशिया, अफ्रीका और सदर्न पैसिफिक क्षेत्र में, जहाँ पर हमें एक कंपटीशन के साथ साथ एक यूनिफाइड वे में आगे आना होगा। हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन की, जो कि इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है।
कारण क्यों? देखिए, सारी जगह आपस में इंटरकनेक्टेड है और इंटरकनेक्टेड होने की वजह से अगर किसी एक जगह पर इस तरीके के थ्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे तो बाकी जगह पर भी हमें सिमिलर थ्रेड देखने के लिए मिल सकते हैं, नॉट अलोन विद द मैरीटाइम बट एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, ह्यूमन सिक्योरिटी, नेशनल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब देखिए, इसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर है? एक लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। एक रीजनल और एक ग्लोबल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें विच इज़ ऑल्सो मिसिंग। इसकी वजह से जो थ्रेट्स हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं एंड दे आर बीइंग क्वाइट इफेक्टिव। सबसे ज़्यादा इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं स्पेशली इन दी एशिया एंड अफ्रीका, ये कहीं ना कहीं राइजिंग सी लेवल, मरीन पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिज़ास्टर या बाकी सारे फैक्टर, इकोनॉमिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी बड़ी बड़ी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है? करना क्या होगा? हमें एक कोऑपरेशन करना होगा, कोऑपरेटिवली इन सारी चीज़ों से यहाँ पर निपटना होगा। इसीलिए इंडिया का एक विजन था, इंडियाज़ मैरीटाइम विजन 2030, जो कि एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है एक क्रिएटिव मॉडल बनाने की, जिसके अंदर पोर्ट्स को डेवलप किया जाए, शिपिंग को इन्हेंस किया जाए, इनलैंड वाटर बेस को स्टिमुलेट किया जाए, ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो इकोनॉमिक के साथ साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मजबूत हो सके। इसी के साथ ढाका का इंडो पैसिफिक डॉक्यूमेंट, अफ्रीका का इन्वॉल्वमेंट इन द डेवलपमेंटल फेसेस, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बात करें बहुत सारी इनिशिएटिव्स लेने की तो इंडो पैसिफिक में इंडिया और बाकी कंट्रीज़ यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं ताकि मैरीटाइम चैलेंजेस को टैकल किया जा सके। बहुत सारी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिसके अंदर कलेक्टिवली आप देखेंगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए भी काम किया जा रहा है। नाउ द क्वेश्चंस कम। हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी। यहाँ पर मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था विच इज़ द ग्रे जोन। ग्रे जोन आखिर है क्या? ग्रे जोन वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो इसे ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट या हाइब्रिड वॉरफेयर भी बोला जाता है। दैट मीन्स एक ऐसा एग्रीगेशन जहां पर ट्रेडिशनल वॉर या पीस की अलग आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में होता क्या है, चाहे स्टेट्स की बात करें या नॉन स्टेट्स की बात करें, दे एम्प्लॉय अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स, जिसके अंदर इरेगुलर वॉरफेयर्स, नॉन मिलिट्री मीन्स, जैसे देखिए बिना किसी की मर्ज़ी के शिप्स को यहाँ पर पहुँचा देना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं। ग्रे जोन वॉरफेयर की एक्टिविटीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे इसके अंदर साइबर अटैक्स, मिस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, इकोनॉमिक प्रेशर्स की बात कर ले या फिर दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे चाइना की ग्रे जोन टैक्टिक्स जो वो इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करता है, जैसे साउथ चाइना सी में अपनी नेवल्स या अपने सिविलियन वेसल्स को यहाँ पर पहुँचा देना जो कि इंडिया की डोमिनेंस की जगह है। अलॉन्ग विद दैट बिल्डिंग नियर बॉर्डर्स, जैसे चाइना कर रहा है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कर रहा है ऐसे गाँवों के नज़दीक जो कि इंडिया की बॉर्डर के क्लोज है, या फिर डिजिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे चाइना की बहुत सारी ऐप्स, मीडिया एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। इन्हीं सारे टर्म्स को हम ग्रे जोन वॉरफेयर के नाम से जानते हैं, जिसमें कंट्री डायरेक्टली बॉर्डर के थ्रू अटैक ना करके मल्टीपल वेज में हमें कमज़ोर करने के लिए यहाँ पर काम करती हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, which is talking about the why are the Marathas mobilizing now। देखिए, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मराठा मोबिलाइजेशन हमें देखने मिल रहा है और इसका कारण है रिजर्वेशन। हायर एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर बात की जा रही है कि रिजर्वेशन दिया जाए, डिस्पाइट बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि आपको अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए थे 1953 से लेकर 2008 के बीच में, जहाँ पे मराठास ने इस बात के कारण यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। अब देखिए इसके मोबिलाइज होने के कारण समझिए। देखिए बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो एक एग्रेरियन क्राइसिस आज की डेट में आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जब एग्रेरियन क्राइसिस हमें देखने मिले हैं उसी के कारण लगातार आप देखेंगे तो ये मोबिलाइजेशन भी बढ़ गया है। एक अर्बन क्राइसिस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अर्बन क्राइसिस की हम जब बात करते हैं दैट मीन्स वेल पेड जॉब्स
जॉब्स का कम होता जाना, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर आ जाना। पहले अगर हम इन जॉब्स की बात करें तो प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए ये आसान थे। जिसने एक मिनिमम एजुकेशन भी ली है वो भी जाके जॉब कर सकता है, हायर एजुकेशन भी वाला भी जाकर जॉब कर सकता है। ऐसे में जो मराठास हैं वो भी आसानी से इन जॉब का पार्ट बन सकते थे। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक लेवरेजिंग यहाँ पर क्रिएट होने लगा, एक डोमिनेशन यहाँ पर अपर सोसाइटीज़ का आपको देखने मिला। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन 1940s का सर्वे बताता है कि मराठास यहाँ पर 50% वेल पेड जॉब्स यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं इन दी टेक्सटाइल्स मिल। हालांकि अगर हम 1990s से देखें तो ये इंडस्ट्रीज़ या तो बंद हो चुकी हैं या यहाँ पर इनकी जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। सो ट्रेडिशनली जो मराठास इंक्लूड थे, जिनका परसेंटेज जो था, जो ओपन कैटेगरीज में यहाँ यूजुअली आते थे गवर्नमेंट की, इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। अचानक से मिल्स का बंद हो जाना, एक ग्लोबलाइजेशन आ जाना और पब्लिक सेक्टर जॉब्स का कम होते जाना। So with only 3.5% of secure job in the government and 2% in the private formal sectors, आज की डेट में आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो इनका रिप्रेजेंटेशन है ये कम होता जा रहा है। दूसरा हम बात करें शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट ट्रेड्स की, तो डिक्लाइन जो जॉब्स का शुरू होना स्टार्ट हुआ है, इसकी वजह से स्टेट फंडेड स्कूल, कॉलेजेस, आप दूसरे फैक्टर्स भी देख सकते हैं जिसमें मराठा यूथ का जाना कम हो गया है। म्यूनिसिपल स्कूल या तो बंद हो चुके हैं या फिर जो एजुकेटर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर रखा जा रहा है। रिजल्ट इनटू आप देखेंगे कि एजुकेशन का भी जो स्तर है वो भी बहुत कुछ खास नहीं है। वही मराठा यूथ की बात करें तो दूसरे लोगों की तरह ये भी इनफॉर्मल वर्क में यहाँ पर जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड, कुरियर सर्विसेज में, और इसीलिए कहीं ना कहीं बेटर एजुकेशन ना मिल पाना या फिर बेटर एजुकेशन मिलने के बाद भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में जाना, प्राइवेट सेक्टर में लगातार पोजीशंस का बढ़ते जाना, इनके एक मोबिलाइज करने का भी दूसरा कारण है। तीसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें अर्बन के अलावा, तो एक रूरल क्राइसिस भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। रूरल क्राइसिस की बात करें तो बहुत सारे लोग, दोज हु आर रिटर्निंग फ्रॉम वर्किंग इनटू द फैक्ट्रीज नाउ टू द विलेज, रूरल यूथ यहाँ पर लगातार मोबिलाइज कर रहा है ताकि बेटर पेमेंट मिल सके, बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। हिस्टोरिकल अगर हम बात करें तो वेल प्लेड अर्बन इकोनॉमिक्स जो हैं, जो इनकम है, ये अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर पा रही हैं विलेजेस में जो रहते हैं। ऐसे में जो मैक्सिमम ग्रुप है वो भी यहाँ पर मूव करना चाहता है फ्रॉम द ट्रेडिशनल पैटर्न टू दी डिफरेंट पैटर्न। वहीं जैसे जैसे जॉब्स यहाँ पर कम होती जा रही हैं, जो ट्रेडिशनल पैटर्न है वर्किंग का, जहाँ पर लोग विलेजेस में रह रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, वो भी यहाँ पर टूटता जा रहा है। कारण क्यों? आज की डेट में रूरल मराठा यूथ जो है वो फेस कर रहा है कहीं ना कहीं लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, और उन्हें समझ में आ रहा है कि हमें हायर एजुकेशन में जाने की ज़रूरत है, ताकि जितनी हायर एजुकेशन में जाएंगे उतना ज़्यादा वो एजुकेशन ले पाएंगे और उसी एजुकेशन के साथ ये आगे बढ़ सकते हैं। सो ऐसे में आप देखेंगे अर्बन रूरल कास्ट डायनामिक्स, मल्टीपल फैक्टर्स मिलकर कहीं ना कहीं यहाँ पर मराठवाड़ा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो गया है फॉर द रिजर्वेशन एंड डिमांड। चलिए बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। देखिए, आरबीआई ने एक नया मेजर यहाँ पर लेने के लिए स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर जो लगातार हमारे अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स, इन सभी पे जो रिस्क है उसको कम करने के लिए नए स्टेप्स उठाने की बात की है। देखिए, आरबीआई ने मैंडेट किया है 25 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज इन द रिस्क वेट फॉर द अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, लेंडिंग टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये जो पूरा का पूरा मेजर है ये इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट के साथ यहाँ पर चालू किया जा रहा है फ्रॉम द फरवरी नेक्स्ट मंथ। बात करें कि क्या कंसर्न थे, क्यों यहाँ पर किया जा रहा है, तो अर्ली डिस्कशंस के हिसाब से बहुत सारे जो बैंक हैं, जो लीडरशिप कंपनीज़ हैं, इन्होंने हाईलाइट किया था कि लगातार जो कंज्यूमर क्रेडिट्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ रिस्क भी बढ़ जाता है व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट मैनेजमेंट, और इसी को कम करने के लिए एक स्टेप यहाँ पर जो है ये कंपनीज़ ने, स्पेशली आरबीआई ने उठाया है। रिस्क वेट की बात करें तो कंज्यूमर क्रेडिट का जो एक्सपोजर है ये 25% तक, मतलब 25 पॉइंट यहाँ पर बढ़ा है फ्रॉम द ऑल कॉमर्शियल बैंक एंड एनबीएफसीज, दैट मीन्स 100 to 125%।
वहीं रिस्क वेट की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें से एग्जम्प्ट रखा गया है हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी को, ताकि लोगों को आसानी से लोन्स दिया जा सके। चलिए, नाउ द क्वेश्चंस कम। क्या इस आर्टिकल में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है? बिल्कुल नहीं, आप इसको सिर्फ एक ओवरव्यू के रूप में देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं आज के लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में, जहाँ बात की जा रही है द नीड टू डिस्क्लोज पॉलिटिकल डोनेशन। देखिए, एक ऑन गोइंग डिबेट यहाँ पर चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुना जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, जो कि इंडिया में अभी भी चैलेंज का विषय बना हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि भाई जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो क्या जो पॉलिटिकल डोनेशंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पर मिलते हैं, उनको ओपन किया जाना चाहिए, डिस्क्लोज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इट इज़ स्टिल अ क्वेश्चन फॉर डिबेट। अब देखिए कंसर्न क्या है, आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहाँ पर दिए जाते हैं। सो यहाँ पर अमेंडमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की अगर हम बात करें या दूसरे लॉज की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। और यहाँ पर एक कंसर्न शो हो जाता है, एक कंप्लीट आप देखेंगे पॉलिटिकल डोनर्स की आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाता है। दैट मीन्स कभी नहीं आपको पता चलेगा जब आप SBI में जाके यहाँ पर एक इलेक्टोरल बॉन्ड लेंगे कि किसने इसको यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिसिटी एक्ट एंड यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन को। US पब्लिसिटी एक्ट 1910 मैंडेट करता है कि डिस्क्लोज करिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग को एंड इम्पोज करिए उन सारी लिमिट्स को कि भाई इतना ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मिलेगा। वहीं US सुप्रीम कोर्ट इन दी बकल वर्सेस वेलेसो केस 1976 ये बोलता है कि पब्लिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं एक लिमिट होनी चाहिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सो दैट जो करप्शन है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह का एक और रेगुलेशन हमें देखने मिला था इन 2014 इन यूरोपियन यूनियन, जिन्होंने इनेक्ट कर दिया था रेगुलेशन सेटिंग लिमिट्स ऑन डोनेशन। पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो डोनेशन मिलेगा इसको लिमिट कर दिया गया था, साथ ही इनको डिस्क्लोज़र करना भी, जो अमाउंट मिल रहा है उसको डिस्क्लोज करना भी अलाउ करा था। इसी के साथ हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम्स पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन एंड रेफरेंडम एक्ट 2000 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया कि भाई इतना ही डोनेशन लीजिए, इतना ही लोन लीजिए, इतना ही पार्टी एक्सेप्ट कर सकती है। साथ ही यहाँ पर मैंडेट करा कि आपका सोर्स ऑफ डोनेशन क्या है उसको भी डिस्क्लोज करिए, ठीक है। और इसके लिए पूरा का पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया। यहाँ पर अब आप देखिए सेम डिबेट हो रहा है इंडिया में कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज डिस्क्लोज नहीं करती हैं कि हाउ मच डोनेशन दे आर गेटिंग, क्यों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अब दो कॉमन रिक्वायरमेंट्स हमें यहाँ पर चाहिए हैं। पहला तो कंप्लीटली डिस्क्लोज करिए कि डोनर्स कौन है, या मिनिमम अमाउंट भी यहाँ पर सेट करना चाहिए कि कितना कम से कम अमाउंट कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दे सकता है। एक लिमिट करना आवश्यकता है, एक कैप लगाना यहाँ पर आवश्यकता है, सो दैट एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। वहीं अगर हम बात करें, हमारे लोगों को भी पता हो जब आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ पब्लिक फंड एंड पब्लिक शुड नो अबाउट इट। डोनेशन की एक लिमिट होनी चाहिए, एक चेक एंड बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होना ज़रूरी है, सो दैट जब हम बात करेंगे जो वेल्थ है, जो सेपरेशन है वेल्थ का फ्रॉम द पावर, इट शुड बी वेरी क्लियर। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है ये कहीं ना कहीं अनचेक रह जाता है और इलेक्शन के आउटकम जो हैं इससे बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर इस तरीके के डिबेट होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आखिर होते क्या हैं। तो देखिए, ये एक इंटरेस्ट फ्री बेयरर बॉन्ड्स होते हैं या मनी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि परचेज के लिए अवेलेबल होते हैं बाय एनी कंपनी और इंडिविजुअल इन इंडिया थ्रू ऑथराइज्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांचेस। इनको 1000, 10,000, 1 लाख एंड 10 लाख एंड 1 करोड़ के मल्टीपल में यहाँ पर बेचा जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, देखिए आप इसको यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं, KYC कंप्लीट यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं टू गिव इट एज अ डोनेशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। इनको यहाँ पर देखिए, ये बैंक अकाउंट से ही होने चाहिए। ये जो बॉन्ड्स है ये किसी भी तरीके का नाम यहाँ कैरी नहीं करते कि दिया किसने है। वैलिडिटी की बात करें तो इनकी जो लाइफ स्पान है इट इज़ ओनली 15 डेज़।
कोई भी जो पार्टी है वो यहाँ पर इनको यूटिलाइज कर सकती है एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। एलिजिबल पार्टीज़ की बात करें तो ये सारी पार्टीज़ यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को देखिए, कोई भी एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए ऑथराइज हो जाती है सो दैट दे कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, चलिए, सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, वन रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अनदर विद द जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। So what all you have to do, you have to write your answer, click the photograph and upload it on our website. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.